स्टूडेंट्स ऑफ 10 के लिए आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं वो हिस्ट्री का है, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके पहले सिविक्स का एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था वो पावर शेयरिंग वो कंक्लूड हो गया, आपने उसको अच्छी तरह देखा होगा। ये जो चैप्टर आपका है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको आप कंपलसरी चैप्टर के रूप में मानकर चलेंगे। पहले हमें पढ़ना है नेशनलिज्म। हालांकि आपने 9 में नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा ही था, ठीक है ना। नेशनलिज्म क्या है? व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म ए डेवलपमेंट ऑफ सेंटिमेंट, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट। इसको कहा जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इंडियंस पीपुल के दिलों में जो भावना जागृत हुआ उसे ही नेशनलिज्म कहा गया। टू अंडरस्टैंड द नेशन, अपने देश को समझना, अपने देश को एक समझना, या फिर दिल में एक भावना क्रिएट होना कि भारत हमारा देश है और इस पे कॉलोनियल गवर्नमेंट शासन कर रही है, तो उसे एबोलिश करना है, खत्म करना है, यहां से हटाना है। ये आइडिया, ये नेशनलिज्म आइडिया कहना है। क्योंकि आप जानते हैं पहले कि ब्रिटिश इंडिया में आकर के उन्होंने 1 बाय 1 करके देश के पूरे पार्ट को जीता। क्योंकि उस समय हमारे देश के डिफरेंट पार्ट जो थे, वहां के जो रूलर थे, अपने आप को ही एक वहां का शासन समझते थे। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द इंडिया इज वन नेशन, इंडिया इज माई कंट्री, वो ये नहीं समझ रहे थे। लेकिन ये सेंटिमेंट क्रिएट हुआ बाद में नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म के ब्रांचेज हैं, इसको आप 2 ब्रांच के रूप में बांट सकते हैं। एक्टिविटीज बाय लीडर्स, इसके दौरान जो भी एक्टिविटीज किए गए हमारे लीडर्स के द्वारा, वो पहला ब्रांच है। और दूसरा ब्रांच है एक्टिविटीज बाय द पीपुल एंड द पब्लिक ऑफ द कंट्री। इसमें हमारे लीडर्स ने क्या रोल अदा किया, पार्टिसिपेट किया, कैसे पार्टिसिपेट किया, और हमारे देश की जनता ने कैसे पार्टिसिपेट किया। ये 2 ब्रांच इसके हैं। तो हमें पढ़ना है 1920 से आगे पढ़ना हमें, 1920 से पहले नहीं पढ़ना। ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें 1920 के बाद का सिचुएशन को पढ़ना है, ठीक है। तो 1920 इसके बाद के ईरा को, 1920 और इसके बाद के एज को, ईरा को गांधीयन ईरा के रूप में कहा जाता है, माना जाता है गांधीयन ईरा है। इसको इस तरह देख सकते हैं कि इसके बाद महात्मा गांधी का एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री हो गया। एक्टिव पार्टिसिपेशन उन्होंने कैसे किया? उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट स्टार्ट किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट लॉन्च किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये बड़े बड़े मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब इसको आगे हम देखते हैं थोड़ा सा पीछे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और वो इंड हुआ वार्सा ट्रीटी से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पहली घटना बता दो, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश की जनता से, हमारे देश के लीडर से, उन्होंने एक तरह से कमिटमेंट किया कि आप हमें सपोर्ट करें, और जस्ट आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो मैं आपके देश को फ्री कर दूंगा, इंडिपेंडेंस दे दूंगा आपके देश को। ये कमिटमेंट किया, और तब जाकर के विद द फुल एंथुसियास्टिकली इंडियन लीडर्स एंड द पीपल ऑफ इंडिया सपोर्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। इस होप के साथ
कि वर्ल्ड वार जीतने के बाद ब्रिटिश हमें आजाद कर देंगे, फॉरेन गवर्नमेंट हमारे देश को छोड़कर चली जाएगी। ये थिंकिंग था हमारे लीडर्स का और जनता का, इसलिए उन्होंने बड़े दिल से इनको सहयोग किया वर्ल्ड वार। लेकिन जो वार्सा ट्रीटी के बाद वर्ल्ड वार खत्म हुआ, हमारे देश के लोगों में और इंडियंस में, लीडर्स एंड द पीपल में एक प्रकार से क्रोध जागृत हुआ, गुस्से हुए, एंगर में आए सभी लोग। उसका रीजन था कि फर्स्ट तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार वी विल लिबरेट द कंट्री, उन्होंने ऐसा किया नहीं। और उसके अगेंस्ट में उन्होंने रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसे काला कानून के रूप से भी जाना जाता है। दूसरा, ड्यूरिंग द वार डिफेंस एक्सपेंडिचर इतने खर्च हुए हमारे देश के पैसे आर्मी में। और तीसरा, उस एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए हमारे देश में टैक्स इंपोज कर दिया, बड़े पैमाने पर टैक्स लगा दिया गया। टैक्स के रूप में पुअर पीपुल सभी को टैक्स देना पड़ता था। इसके कारण से हमारे देश के लोग बहुत क्रोधित थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो स्टेप्स लिया उसके अगेंस्ट में बहुत गुस्से में थे। सेम टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो गुड्स आते थे जाते थे, एक इंपोर्ट टैक्स और एक्सपोर्ट टैक्स दोनों बढ़ा दिया। इनकम टैक्स भी बढ़ा दिया लोगों को। सेम टाइम प्रोडक्शन लेस होने के कारण प्राइस ऑफ द गुड्स, कंज्यूमिंग गुड्स, खाने पीने के सामान का बहुत महंगे हो गए। महंगाई के कारण भी सभी हमारे देश के लोग गुस्से में थे। और एक और कारण था, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारे देश से लोगों को फोर्सली आर्मी में बहाल किया जाता था। उन्हें बहाल करके और समुद्र के रास्ते यूरोप लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। फोर्सली गांव में घूम घूम कर यंग पीपल को पकड़कर और फोर्सली उसे आर्मी बहाल करके भेजा जाता था। हमारे इंडियन मैथोलॉजी में उस समय की ये फीलिंग थी कि जो व्यक्ति समुद्र से पार करके चला जाता है उसके धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। ये सोच था हमारे लोगों को, जिसके कारण भी लोगों को बहुत गुस्सा था। और उसी के आसपास 1920 और 21 में एक बहुत बड़ा फेमिन आया, अकाल आया, लाखों लाख लोग डेथ कर गए उसमें। तो इतने सारे कारण थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के से गुस्सा होने का, हमारे देश के लोगों का क्रोधित होने का। सेम टाइम उसके बाद आपको बता दें, महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव हुआ। महात्मा गांधी गुजरात से थे, जो आपने पहले क्लास में पढ़ लिया है। उनके फादर दीवान थे वहां के। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया। फर्स्ट टाइम उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया अफ्रीका में। वो ब्रिटेन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके इंडिया आए, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो हमारे इंडियंस जाकर वहां बस गए थे, साउथ अफ्रीका चले गए थे, वहां प्लांटेशन के लिए ब्रिटिश उन्हें ले गए थे प्लांटेशन वर्क के लिए। इंडियंस वेर द एक्सपर्ट फॉर द प्लांटेशन वर्क, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन के लिए इन्हें वहां ले गए थे और वहां ये जाकर बस गए थे। तो वहां पे महात्मा गांधी ने सबसे पहले वहां पे सत्याग्रह स्टार्ट किया। जो अफ्रीका में गवर्नमेंट थी वो भी व्हाइट गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, व्हाइट एंड द ब्लैक्स। तो उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए और फर्स्ट टाइम उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया। सत्याग्रह मतलब ट्रूथ एंड द नॉन वायलेंस अपोज किया जाता था, बट थ्रू द सच्चाई और नॉन वायलेंस के साथ। ये सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह स्टार्ट किया। कई बार इन्हें भी अपमानित होना पड़ा, इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ वहां पे, लेकिन ये अपनी लड़ाई कंटिन्यू जारी रखे और वहां पे गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां खत्म हुआ। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से मतलब ये था, साउथ अफ्रीका में सभी चीजों को जो पब्लिक लाइफ से जुड़ा हुआ था सभी को अलग कर दिया गया था।
Even in the school, the rooms were the blacks, the whites, the toilets were for the blacks and the whites. In the market, मॉल भी और मार्केट भी अलग थे, व्हाइट के लिए, ब्लैक के लिए. ट्रेन में भी वो बैठ नहीं सकते थे एक साथ, स्टेशन पे हो, सभी जगह ब्लैक एंड व्हाइट को सेपरेट किया गया. इवन द ब्लैक्स और व्हाइट के कॉलोनी भी अलग अलग बने हुए थे. तो उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने आवाज उठाया और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा. वहां से लौटकर महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए. 1915 में इंडिया आकर के वो चाहते थे कि फिर एक बार अपना जो पेशा था वकालत का उसको स्टार्ट करें. लेकिन महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटोर थे गोपाल कृष्ण गोखले. उन्होंने कहा उनसे कि जब तुम इंडियन के कॉल करने पे साउथ अफ्रीका जा सकते हो और साउथ अफ्रीका में तुम और आप वहां मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, देन व्हाई नॉट इन इंडिया. तो आप इंडिया में क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? आप यहाँ पे एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें और इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ें. और इनकी बातों को एक्सेप्ट कर महात्मा गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 में एंट्री किया उन्होंने. और फर्स्ट टाइम इन्होंने इंडिया में सत्याग्रह चंपारण से स्टार्ट किया. चंपारण जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया. वहां पे एक सिस्टम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया हुआ कि हर किसान को अपने खेतों में इंडिगो का प्लांटेशन करना था. ब्रिटिश का ये एक कानून बना रखा था उन्होंने, और वो फोर्सफुली कर सकते हैं, हर किसान को इंडिगो का प्लांटेशन करना था. और इंडिगो के प्रोडक्शन को सस्ते दर में, चीप रेट पे ब्रिटिश एजेंट को सेल करना था. सेकंड, जिस खेत में, जिस फील्ड में इंडिगो का प्लांटेशन होता था, उस खेत की फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी. उस खेत में, उस फील्ड में फिर दोबारा कंज्यूमिंग गुड्स, अदर क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत मुश्किल से हो पाता था, जिसका चंपारण के किसान ने अपोज किया. उन्होंने महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किया. महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे, वहां भी उन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम सत्याग्रह इंडिया में, और वहां उन्हें जीत मिली. इसके बाद वो चले गए खेड़ा और अहमदाबाद, वहां भी उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया. अहमदाबाद में मिल मालिक और वर्कर के बीच में, के साथ वर्कर के सपोर्ट में उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया और वहां भी उन्हें विजय मिली. फॉर द वर्कर्स वहां से स्टार्ट किया. और खेड़ा में भी उन्होंने फॉर द फार्मर्स सत्याग्रह स्टार्ट किया. खेड़ा में कंटिन्यू कई साल तक रेनफॉल नहीं होने के कारण, ड्रॉप होने के कारण प्रोडक्शन ग्रेन का नहीं हो पाया. बट द फार्मर्स हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. उनको टैक्स पेड करना था. कहां से पेड करें? वो तो खुद ऑलरेडी परेशान थे, प्रोडक्शन उनका नहीं हो पाया था. तो वहां महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसान के सपोर्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया और वहां उन्हें भी सफलता मिली. ओके, बस आज ये टॉपिक शॉर्ट था, इसे आप यहीं तक रहने दें, इसको लिख लें. ओके, थैंक यू.